नमस्ते दोस्तों। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड की स्पेशल सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आज के हैं अलग अलग एग्जाम में। एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज फर्स्ट, एएलपी स्टेज सेकंड, साथ ही ग्रुप डी में। हम आपको बता दें ये इस श्रृंखला में हमारा पार्ट दूसरा है। पार्ट पहले हमने आपको करा चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाको मिल जाएंगे और हमने उसमें कराए 57 क्वेश्चन और अब हम कराएंगे 58 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी 57 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब 58 क्वेश्चन। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम्स हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1882 में। जिस वक्त हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न 59। भारत में पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न 60। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी विष्णु शास्त्री, चिपलूंकर और बाल गंगाधर तिलक। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, फिर से हम रिवाइज करते हैं। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 61। वयस्क शिक्षा संगठन यानी अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने शुरू की थी, जिसे हम कहते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा प्रश्न 62। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम में बनाया, यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? उन्होंने बनाया 1835 में। भारत शिक्षा अधिनियम 1835 में भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। इसका सही आंसर होगा 1835। अगला प्रश्न 63। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड्स के डिस्पैच नाम से जाना जाता है। इन्होंने पेश की थी वो 19 जुलाई 1854 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसी की समीक्षा के लिए 1882 में हंटर कमीशन आया था जो कि उस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन और इस वक्त थे डेहलोजी थे गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न 64। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? इसका सही आंसर होगा 1835। लॉर्ड मकाले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार व राजनीतिक थे। लॉर्ड मकाले की अनुशंसा पर ब्रिटिशों ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा को अनुदेशों का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे समाचार पत्र व पत्रिकाओं से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। हमने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के साथ हमने आपको बताया कि हंटर कमीशन कब आया था? हंटर यानी हंटर समिति गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1882 के अंदर। अब बात करेंगे हम न्यूज़पेपर और मैगजीन में के जो क्वेश्चन संबंधित थे जो एग्जाम में आए थे। प्रश्न 65। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नाम साप्ताहिक पत्र की स्थापना की? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, जिन्होंने 1914 में कॉमनवेल्थ नाम से एक वीकेंड पत्र की शुरुआत की थी। बात करें एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये अध्यक्ष थी 1917 में। अगर एग्जामिनर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय
तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। एग्जामिनर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट 1917। अगला प्रश्न, प्रश्न 66, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। हम आपको बता दें, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो की थी कलकत्ता में। अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न 67, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी का अर्थ है शेर होता है। केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। हम आपको बता दें, 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की स्थापना की, वहीं 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में ये भागीदार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 68, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? वो था केसरी। केसरी था मराठी भाषा में। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? भारत में पहला अखबार शुरू किया, ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की ने। हम आपको बता दें, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले अखबार द बंगाल गजट एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कलकत्ता से 1779 ईस्वी में आरंभ हुआ और इसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्त हिक्की। एग्जामिनर आप ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला अखबार का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, प्रश्न 70, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कब कर दिया गया? इसका सही आंसर है 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 71, स्वतंत्रता में मदद के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? हमने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक ने वैसे तो जो महत्वपूर्ण जो अखबार है वो दो थे। उसमें एक तो था स्वतंत्रता संग्राम मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक ने दो अखबार दिए जिसमें एक था केसरी और मराठा। लेकिन हम आपको बता दें केसरी जो न्यूज़पेपर जो अखबार था बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया वो था मराठी में, और द मराठा जो अखबार था उसकी लैंग्वेज थी अंग्रेजी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कभी मराठा की पूछे कि मराठा अखबार किस भाषा में था, तो आपका आंसर होगा अंग्रेजी। और केसरी जो था जो वीकेंड अखबार था वो था मराठी में, तो इसका सही आंसर होगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी और द मराठा के माध्यम लोगों को राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य किया था। तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 72, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इस अखबार का नाम था उद्यंत मार्तंड। एग्जामिनर आपसे पूछे पहला हिंदी अखबार का क्या नाम था? उद्यंत मार्तंड। उद्यंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। आपको यह भी पता होना चाहिए उस अखबार के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। वह 30 मई, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था और जिसका नाम था उद्यंत मार्तंड और जिसके पत्र का संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 73, सर चार्ल्स विलिकन्स निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे? सर चार्ल्स जो विलिकन्स थे उन्होंने अनुवाद किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में। ये तो सर चार्ल्स विलिकन्स ने किया था, लेकिन अगर बात करें भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, वो किया था दारोशिकाओं ने। वो हम आपको बताएंगे जब हम मध्यकालीन इतिहास के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी के समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन भी थे। यानी जो यंग इंडिया जो पत्र था
वो गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा गांधी जी के जो दूसरे अखबार थे वो थे नवजीवन और हरिजन थे। अगला और पत्रकारिता से संबंधित अंतिम प्रश्न, चार्ल्स विलिकेंस का भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? आपका आंसर होगा 1785। चार्ल्स विलिकेंस द्वारा अंग्रेजी अनुवादित भगवत गीता का संस्करण पहले वर्ष 1785 में प्रकाशित किया गया था। ये बता रहा, गीता का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोआ ने। हमने आपको बताया भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया गांधी जी द्वारा, और गांधी जी द्वारा यंग इंडिया के अलावा हरिजन और नवजीवन भी। इसके अलावा हमने आपको बताया चार्ल्स विलिकेंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, वहीं फारसी में किया था दारा सिकोआ ने। पहली हिंदी में पत्र उद्दंत मार्तंड, इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे इसके संपादक। साथ ही हमने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 समाचार पत्र निकाले थे, केसरी और मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, और दा मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसके अलावा हमने पत्रकारिता से संबंधित बताया हमने आपको कि पहली प्रिंटिंग प्रेस 1778 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और साथ ही हमने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ नाम से एक वीकेंड पत्र किसका था? वो था एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और एग्जामिनर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, और 1917 में बनी थी एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। अब बात करते हैं हम 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और बाद में वायसराय बनाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की जगह वायसराय होने लगा भारत का। तो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय, तो आपका आंसर होगा भारत के पहले वायसराय, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है सिपाही विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, और उसका जहां उनका 1882 में निधन हो गया। शाह आलम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम, अकबर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा वो थे मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद हुई, और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई, और उसके बाद उसी मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया, और 1882 में इनका निधन हो गया। इन्हें अंग्रेजों ने रंगून, जो कि आज म्यांमार है, वहां निर्वासित कर दिया गया था, और इनका निधन हो गया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 12 मई 1857 ईस्वी को बादशाह जफर को भारत के बादशाह घोषित किया गया विद्रोहियों द्वारा, यानी कि आंदोलन के दौरान। बाद में इन पर मुकदमा चला गया और रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया, और 1862 में इनकी वहीं मृत्यु हो गई। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। प्रश्न 78, डैश में बड़ी हलचल हुई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता था। वो हलचल हुई थी 1857 में, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था, और उस 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट भारत को अपने अधीन ले लिया था। अगला प्रश्न, सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है सिपाही की जो पहले बगावत थी 1857 की क्रांति में, वो शुरू हुई थी मेरठ से। लेकिन हरियाणा के इतिहासकार का यह मानना है कि बगावत शुरू हुई थी अम्बाड़ा से, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन आता है वो मेरठ आता है, इसलिए आपका आंसर होगा पहली सिपाही बगावत शुरू हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? आपका आंसर होगा 1857 में। डैश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर, वो 1857 में ही वो कायापलट हुई थी, वही क्रांति हुई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला डाली थी। निम्नलिखित में से पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में, वही 1857 के विद्रोह को भारत की पहले आजादी के रूप माना जाता है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई। हम आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन गलत थे। वैसे
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे थे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। अंततः 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल हुरेज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और इनकी मृत्यु पर हुरेज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में ये सोई हुई अकेली मर्द थी। तो इसका सही आंसर है 17 जून 1858। एग्जामिनर ने 7 जून दी थी लेकिन 17 जून नहीं दिया, इसलिए इसको। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन शहीद हुई, वो हुई 1858 और 17 जून 1858 में। आप याद रखना, देख सकते हो एग्जामिनर कितना क्लोज ऑप्शन दे रहा है। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई अंग्रेजों से लड़ते हुए, और जो जनरल थे जिनके साथ इनकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थे हुरेज। अगला प्रश्न 85, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ? इनका देहांत हुआ था ग्वालियर में। सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे, भगत सिंह। आपको पता ही है, भगत सिंह। अगला प्रश्न, सिपाही का विद्रोह 1857 में कहां शुरू हुआ? तो सिपाही का विद्रोह सबसे पहले 1857 में शुरू हुआ मेरठ से। इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका जो मूल नाम था वो था रानी लक्ष्मीबाई का, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 में। और कहां हुई थी? ग्वालियर में। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन अधीन आया। ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रत्यक्ष शासन जो हुआ था, यानी डायरेक्ट जो कंट्रोल हुआ था, वो हुआ था 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। अगला प्रश्न, बंगाल डैश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ, तो हुआ था नील की खेती के कारण विद्रोह हुआ था। हमने इससे पहले जो आपको बताया वो हमने बताया कि 1857 के दौरान जो हुए घटनाक्रम से आए हुए क्वेश्चन। हमने आपको बताया कि मणिकर्णिका का मूल नाम किसका है? रानी लक्ष्मीबाई का है। हमने आपको बताया कब मृत्यु हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की? 17 जून 1858 में। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है 1857 क्रांति को। इसके अलावा हमने आपको बताया कि उस वक्त जो भारत के वायसराय जो गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके दौरान ये सब कुछ हुआ और 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हो गई थी भारत में। अब हम बात करेंगे किसान विद्रोह व किसान आंदोलन से आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले, बंगाल की खेती 1859-60 में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नील की खेती के कारण विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न 91, डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो उसका सही आंसर होगा, वो व्याख्या की गई है दीनबंधु मित्र द्वारा। 1858-59 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बंगाल के एक प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 में किया गया था। इस पुस्तक में बंगाल के नील की खेती करने वाले किसानों और अंग्रेजों द्वारा शोषण व अत्याचारों की व्याख्या की गई। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है दीनबंधु मित्र किसने लिखी थी? आपका आंसर होगा, नील दर्पण किसने लिखी थी? आपका आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने लिखी थी नील दर्पण। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया था? इसमें बंगाल के किसानों पर हुए नील की खेती के दौरान हुए शोषण के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न 92, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। 1928 में जो बारदोली का जो सत्याग्रह था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और उन्हें वहीं से इन्होंने महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी सरदार की उपाधि। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। आनंद मठ जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत की प्रथम स्वतंत्रता की शुरुआत 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। हमने आपको बताया आनंद मठ का पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ जोड़ा जाता है।
बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो कि सन्यासी विद्रोह चला था वो था 1763 से 18 ईस्वी तक। अब सबसे पहले नील दर्पण किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने। आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ में क्या था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो कि चला था 1763 से 1800 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, अब जो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न, डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। वो थे वेलुथम्पी। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया गया और वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह को वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलुथम्पी, जिन्हें त्रावणकोर के दीवान थे और 1808 में विद्रोह किया था। एग्जामिनर ये पूछ सकता है वेलुथम्पी का संबंध किससे है, ये पूछ भी लिया। वेलुथम्पी तलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? वो जुड़े हुए थे त्रावणकोर रियासत से। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान का एक अभियान एक ऐसे अभियान जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां जातियों के एक समान मानव अधिकार हो। ये क्या था? ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका प्रशासक इन्हें पेरियर के नाम से भी संबोधित करते थे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पेरियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपका आंसर होगा ईवी रामास्वामी। हमने आपको बताया त्रावणकोर के दीवान थे 1808 में वेलुथम्पी, जो कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। अब बात करते हैं हम सामाजिक व एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो घटनाक्रम हुए उनसे संबंधित क्वेश्चन। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहां लोगों ने वेद समाज को स्थापित करने की प्रेरणा दी। यानी केशव चंद्र सेन ने स्थापना नहीं की, केशव चंद्र सेन ने वहां लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी। और 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की और 1871 में वेद समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा 1864। किसने की? धरालू नायडू ने की। किसकी प्रेरणा से की? वो की केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। अगला प्रश्न, प्रश्न 98, ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? मतलब किस समाज सुधारक के चलते ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं में सुधार किए गए? वो थे समाज सुधारक पंडित रामाबाई का जन्म, पंडित रामाबाई। अब बात करें पंडित रामाबाई का, तो पंडित रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत की विदुषी थी तथा इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने मुंबई में शारदा सदन की शुरुआत की और 1915 में ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद से भी सम्मानित किया। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई और भारत में इसका मुख्यालय 1882 में, और इसका जो मुख्यालय था वो मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया था और इसकी भारतीय अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, सर विलियम जॉन के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वो हुई थी 1784 में हुई थी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वह कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थित थी। इसका मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा देना था, यानी पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देना था। हमारे 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।